नमस्ते। ज्ञान वैविध्य चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था जल संसाधन के बारे में, भूगोल का जो चैप्टर है जल संसाधन उसके बारे में। तो उस चैप्टर में हमने जल के बारे में पढ़ा कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, उन संसाधनों में कौन कौन से संसाधन हैं, जिनमें सबसे पहले हमने चर्चा की थी जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, और इसलिए इसी वजह से इस सब्जेक्ट को या फिर इस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है, ताकि हम जल के महत्व को समझें। और इसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या परियोजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ी थी भारत की बहुउद्देशीय परियोजना, और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिनमें हमने इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान नहर के नाम से जानते हैं, चंबल घाटी परियोजना जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये दो हम पढ़ चुके हैं। तीसरी आ जाएगी माही परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना। जो माही बजाज सागर परियोजना है यह किसकी है? राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व गुजरात की क्या है? संयुक्त परियोजना। यानी ये जो माही नदी है, माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है, और यह परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे दो राज्य लाभान्वित हो रही है। दो राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और गुजरात की। इन दोनों की संयुक्त परियोजना होने की वजह से ये दो जो राज्य है, राजस्थान के जिले और गुजरात के जिले, इससे क्या हो रहे हैं? लाभान्वित हो रहे हैं। यह जो संयुक्त परियोजना है वो कहाँ से निकल रही है? विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी। देखो नाम दिया हुआ इसमें, जैसे इसमें है इंदिरा गांधी नहर, तो ये तो क्या, इंदिरा गांधी नहर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे दी गई है, ठीक है। ये जो चंबल घाटी है ये चंबल नदी पर बनी हुई है, इसलिए इसको चंबल घाटी परियोजना बोल दिया। ये क्या है? माही बजाज सागर परियोजना, ये माही नदी पर बनी हुई है, इसलिए इसका नाम माही नदी से निकलने की वजह से ये माही बजाज सागर परियोजना हो गई। तो विंध्याचल पर्वत इसमें विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली जो माही नदी है, यानी इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत। किसका उद्गम स्थल? माही नदी का। तो माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली ऐसी नदी है जिस पर 1971 में यह जो परियोजना है वो चलाई गई, ठीक है। तो आप लिखोगे 1971 से क्या है? यह परियोजना संचालित हो रही है। यानी ये कौन से सन में शुरू हुई? 1971 में शुरू हुई थी, और ये अब तक वर्तमान में चल रही है। अब इस पर क्या है? इससे लाभान्वित जो जिले हैं, अपने राजस्थान के जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? ये राजस्थान में कहाँ बहती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के इलाके में, इसलिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये जो दो जिले हैं राजस्थान के, इन ये दो जिले क्या हो रहे हैं? इस माही बजाज सागर परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें नहरी प्रणाली भी क्या की गई है? विकसित की गई है। यानी बांध बनाए गए हैं, उन बांधों से सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इलाकों में। जो आदिवासी जनजाति है ना, इन इलाकों में कौन सी जाति रहती है? ज्यादातर आदिवासी जनजाति। तो आदिवासी जनजाति को लाभान्वित करने के लिए यह परियोजना चलाई जा रही है। यह कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई? देखो, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नाम का क्या है? गांव है या स्थान बोल सकते। बोरखेड़ा नामक स्थान पर क्या बनाया गया? बांध बनाया गया है। बांध बनाया गया। बोरखेड़ा नामक स्थान पर क्या किया गया? बांध बनाया गया है, ठीक है। ये तो है राजस्थान में। राज्य सरकार की, जो राजस्थान की सरकार है, उसके द्वारा बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है। और दूसरा गुजरात में गुजरात सरकार के द्वारा कौन सा बांध बनाया गया है? कडाणा बांध। कहने का अर्थ है कि राजस्थान और गुजरात के संयुक्त परियोजना है, इस वजह से इसमें राजस्थान सरकार ने भी क्या किया है? पैसे लगाए हैं।
गुजरात सरकार की भी वित्तीय यहाँ पर खर्च हुआ है। इसलिए राजस्थान में तो बांसवाड़ा जो जिला है वहाँ पर बोड़खेड़ा नामक स्थान पर बांध बनाया गया, जिस किसकी लागत से? राजस्थान सरकार की लागत से। और गुजरात में जो कडाना बांध बनाया गया वो किसकी वजह से? गुजरात सरकार है ना, उसकी वजह से। यानी उन दोनों की वित्तीय इसमें क्षमता लग रही है। अब आप क्या आएगा, ये तो हो गया माही बजाज सागर। अब ये जो माही बजाज सागर परियोजना है किसकी वजह से लागू की गई? आदिवासी जनजाति को पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति के लिए बनवाई गई है। अब जो अपने चौथी जो आएगी मुख्य परियोजना वो है बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर परियोजना जो है वो आपके कब शुरू हुई? 1997-98 में। 1997-98 में इस परियोजना को शुरू किया गया था। और यह क्या एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना की कल मैंने आपको परिभाषा बता दी थी कि बहुउद्देशीय का मतलब जिस परियोजना में बहुत सारे उद्देश्यों के साथ वह परियोजना संचालित की जा रही हो, जिसमें सिर्फ पेयजल ही नहीं, जिसमें आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, इसके अलावा सिंचाई, बाढ़ से रोकने के लिए और नदी का जो उफान है उसको कम करने के लिए अनेक तरीके से अनेक उद्देश्यों के साथ जो परियोजना संचालित की जाती है उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसी में चौथी जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है वो कौन सी है? बिसलपुर परियोजना। ये कब शुरू हुई? 1997-98 में। और ये कहाँ पर शुरू की गई है? टोंक जिले में। टोंक जिले में बिसलपुर नामक स्थान पर, टोंक जिले में बिसलपुर नामक स्थान, ये बिसलपुर नामक स्थान कहाँ है? टोडा रायसिंह कस्बे में। टोडा रायसिंह, ठीक है, टोडा रायसिंह नाम का कस्बा है टोंक जिले में। वहाँ पर एक बिसलपुर नामक गांव है, वहाँ पर ये बांध बनाया गया, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? बिसलपुर बांध दे दिया गया। ये उस गांव की वजह से इसका नाम क्या दिया गया? बिसलपुर परियोजना। तो बिसलपुर नामक गांव यहाँ लिख दो, ये स्थान भी लिख सकते हो आप, गांव भी लिख सकते हो। तो ये बिसलपुर परियोजना कहाँ संचालित है? टोंक जिले में टोडा रायसिंह नामक कस्बे में बिसलपुर नामक गांव में यह बांध बनाया गया, इसलिए यह परियोजना बिसलपुर परियोजना के नाम से जानी जाती है। और इससे पेयजल व सिंचाई, यह पेयजल और सिंचाई के लिए परियोजना संचालित की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा यह परियोजना जो है वो इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? तो सबसे पहले टोंक तो होगा ही, क्योंकि ये टोंक जिले में संचालित है। दूसरा अजमेर, तीसरा सरवाड़, सरवाड़ में दरगाह है इसलिए प्रसिद्ध है। चौथा ब्यावर, ब्यावर हो गया, अजमेर हो गया, सरवाड़ और ये 4, ठीक है। ये और इसके अलावा जयपुर के पास, ये टोंक के पास कौन सा जिला जुड़ता है सीमा पे? जयपुर। तो ये जो 5 स्थान हैं ये क्या हो रहे हैं? इससे लाभान्वित, यानी यहाँ इन 5 स्थानों पर बिसलपुर बांध के द्वारा जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए जल आपूर्ति की जाती है, ठीक है। ये हो गई राजस्थान की मुख्य जो परियोजनाएं वो है। अब हम इसकी राजस्थान की जो अन्य बहुउद्देशीय परियोजना उनके नाम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत उनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। राजस्थान की अन्य बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नंबर 1 क्या है? जाखम परियोजना। जाखम परियोजना ये कहाँ पर शुरू की गई है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर जाखम बांध बनाया गया है। कौन से क्षेत्र में? आदिवासी। चित्तौड़गढ़ का जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर जाखम बांध बनाया गया है और इससे वहां के आदिवासी क्षेत्र क्या हो रहा है? लाभान्वित हो रहा है। आपको बस इनका नाम याद रखना है, ये कहाँ पर शुरू की गई है। दूसरा जो है वो है सोम अंबा कमला परियोजना।
सोम अम्बा कमला परियोजना है वो कौन सी नदी पर बनाई गई है? सोम नदी पर। ये क्या है? नदी का नाम है। और ये क्या है? गांव का नाम है। ठीक है, ये याद रखना, सोम नदी का नाम है और अम्बा कमला गांव का नाम है। तो आप लिखोगे यहाँ पर सोम नदी पर। सोम नदी पर कौन से क्षेत्र में? बांगड़ क्षेत्र में। बांगड़ क्षेत्र में। ठीक है, तो बांगड़ क्षेत्र कौन सा हो गया? एक तो आपके हो गया डूंगरपुर की आस्करण तहसील, डूंगरपुर की आस्करण तहसील, इससे लाभान्वित हो रहे हैं। सोम अम्बा कमला परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं डूंगरपुर की आस्करण तहसील और उदयपुर की संबलपुर तहसील, उदयपुर की संबलपुर तहसील, ये दो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर बनाई गई है? आपके बांगड़ क्षेत्र में। और बांगड़ क्षेत्र में ये अम्बा कमला गांव है, अम्बा कमला गांव, वहां पर ये बांध बनाया गया है और ये परियोजना संचालित की जा रही है, जिससे डूंगरपुर की आस्करण तहसील और उदयपुर की संबलपुर तहसील क्या हो रही है? लाभान्वित हो रही है। नंबर 3 पे कौन सी आएगी? आपके मेजा बांध। मेजा बांध जो है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जिला है, उसमें मांडलगढ़ तहसील है। यहाँ लिख देती हूँ, भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील के ये जो मेजा नाम है ना, अब ये क्या है? नदी नहीं है। तो नदी नहीं है तो इसका मतलब भी कुछ तो है जिस वजह से इसका नाम ये पड़ा है। जैसे इसमें था ना अम्बा कमला गांव का नाम है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा? भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में, मेजा गांव का नाम है वहाँ पे, मेजा गांव में। अब वहाँ पर भीलवाड़ा में कौन सी नदी बहती है? कोठियारी नदी। तो हम लिखेंगे कोठियारी नदी पर यह बांध बनाया गया। कौन सा बांध? मेजा बांध बनाया गया है। और वहाँ पर भीलवाड़ा में सिंचाई के लिए, भीलवाड़ा में सिंचाई क्षेत्र को सिंचित करने के लिए यह मेजा बांध बनाया गया है। ठीक है, सिंचाई क्षेत्र लिख देती हूँ, सिंचाई के लिए, सिंचाई क्षेत्र। ये हो गई 3 अन्य परियोजनाएं। अभी और है बाकी। चौथा जो है वो है जवाई बांध। जवाई बांध, ये जो जवाई बांध है वो कहाँ बनाया गया? पाली में, एरनपुरा। आपने 1857 की क्रांति अगर पढ़ी है, हम पढ़ते हैं 8th में भी है, अपने 9th में भी है 1857 की क्रांति, आपके इसमें भी है, 10th वाले चैप्टर्स में भी मिल जाएगी। 1857 की क्रांति में हमने नाम पढ़ा एरनपुरा। तो एरनपुरा कहाँ पर पड़ता है? पाली में। कौन से जिले में? पाली में। तो इसका मतलब ये नदी कहाँ पर बहती है? पाली में। तो एरनपुरा में, पाली में एरनपुरा नामक स्थान पर है, वहां पर जवाई नदी बहती है। और ये जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की। लूनी नदी है ना राजस्थान की, उस लूनी नदी की ये प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है, इसलिए इस नदी पर जवाई बांध बनाया गया। जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है, इससे यहाँ का क्षेत्र क्या हो रहा है? लाभान्वित हो रहा है। अब अगली जो है वो है पांचना बांध। ये मोस्ट है, जो पांचना बांध है ना, इसकी एक थोड़ी सी अलग विशेषता है, इसलिए ये खुद को महत्वपूर्ण बनाता है। जो पांचना बांध है वो आपके कहाँ पर है? करौली जिले में। करौली जिले के गुड्डाणा गांव में, करौली जिले के गुड्डाणा गांव में पांचना बांध बनाया गया है। पांचना बांध बनाया गया है। और ये जो पांचना बांध है वो कौन सा बांध है? मिट्टी का, मिट्टी से निर्मित है, इसलिए ये विशेष है। तो इसका याद रखना, कभी आपके क्वेश्चन आ जाए कि मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है, तब आप क्या बताओगे? पांचना बांध। और कौन से जिले में है? करौली जिले में है। ठीक है, ये लाइन याद रखना कि मिट्टी से निर्मित, ये राजस्थान में एकमात्र है मिट्टी से निर्मित बांध। कौन सा हो गया? पांचना बांध। अन्य जो बांध है उसमें आपके सारे, एक और शायद सिद्धमुख परियोजना और बाकी रह गई।
सिद्धमुख, ये लास्ट अन्य परियोजना बाकी है। उसके बाद हम ये सिद्धमुख परियोजना जो है वो रावी व्यास नदी, रावी और व्यास नदी का जो अतिरिक्त पानी होता है, अतिरिक्त जो जल है रावी और व्यास नदी का, जब अतिरिक्त जल है उस अतिरिक्त जल को रोककर यह परियोजना संचालित की जा रही है। और यह कहाँ पर? गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले इससे क्या हो रहे हैं? लाभान्वित हो रहे हैं। बस इतना सा याद रखना है। सिद्धमुख परियोजना रावी व्यास नदी पर बनाई गई है और रावी व्यास नदी के अतिरिक्त जल को रोककर बनाई गई है और यह गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में संचालित है। ठीक है, अब हमारा ये हो गया खत्म चैप्टर यहाँ से। अब इसका एक अन्य टॉपिक बाकी है, वो क्या है? अन्य बिंदु जल संरक्षण। जल संरक्षण क्या होता है? तो जल संरक्षण क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्थान पर वर्षा के जल को उचित प्रबंधन के द्वारा जब कभी हमें उसकी आवश्यकता होती है तब उस जल का सदुपयोग करना ही क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। यानी संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि जल को संरक्षित करके उसका प्रबंध करना ही क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। और वर्तमान में जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार के अलावा भी कई, जैसे पुराने समय से सेठ साहूकार, जो राजस्थान के सेठ साहूकार है या भारत से रिलेटेड ले लो, वो सभी क्या करते हैं? जल संरक्षण के लिए अनेक प्रकार की परियोजनाओं के तहत या अनेक प्रकार के जल संरक्षण के परंपरागत साधन बनाते रहते हैं। जैसे हम अभी अगर अपने गांव में भी देखेंगे तो तालाब का निर्माण किया जा चुका है ना? अपने घरों में, अपने घर के पास में भी तालाब हमारे गांव में हमें मिल जाएगा, जो क्या होते हैं? सामाजिक भावना के प्रतीक या धार्मिक भावना के प्रतीक माने जाते हैं, जिस वजह से लोग उनका सदुपयोग ही करते हैं, उनका दुरुपयोग नहीं करते। तो जल संरक्षण की परंपरागत पद्धतियों में कुछ आपको नाम बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले आएगा आपके, सबसे पहले आती है बावड़ी। बावड़ी क्या होती है? जो बावड़ी है वो आपकी किस आकार की होती है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय का मतलब होता है जिसके 4 कोने हो, यानी इस आकृति की, ऐसे। ये 4 कोने हो गए ना, 1 2 3 4, 4 कोने हो गए। इसके अलावा चतुष्कोणीय होती है और कई बार क्या होती है? गोल भी होती है, गोल भी होती है, वृत्तुलाकार की भी होती है, वृत्तुलाकार। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की आकृतियों की होती है। इसके अलावा जो बावड़ी होती है वो बावड़ी अनेक राजाओं के द्वारा भी निर्मित कराई गई है। अपने कई राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जिनमें बावड़ी इतनी सुंदर तरीके से बनाई गई है कि उसमें क्या है? कलाकृति, यानी उसको अलंकृत किया गया है, कला के द्वारा अलंकृत किया गया है, यानी उसमें चित्र बनाए गए हैं। अब आप कहोगे तालाब, वो क्या हो? तालाब की तरह नहीं होती, वो एक बंद चौकोर मीनार या एक इमारत की तरह होती है जिसमें बीच में सीढ़ियां होती है। मतलब ये जो 4 आपको भाग दिखा दिए, यहाँ पे सीढ़ियां होती है, ठीक है, यहाँ निकलने के लिए यहाँ भी सीढ़ियां होती हैं, यहाँ भी सीढ़ियां होती है, और बीच में क्या होता है? एक आंगन होता है। उस आंगन में क्या होती है? आकृतियां, यहाँ पर चित्र बने होते हैं, तरह तरह के सुंदर सुंदर चित्र। और उन चित्रों के माध्यम से जैसे ही उसके अंदर एंट्री लेते हैं, हमें क्या होता है? वो चित्र आकर्षित लगते हैं। और वही बावड़ियां क्या होती है? या तो चतुष्कोणीय भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है और वर्तुलाकार में भी हो सकती है। और इसके अलावा इन बावड़ियों में झरोके भी, झरोके क्या होते हैं? हमारे घरों में हम खिड़कियां देखते हैं या फिर पुरानी हवेलियां आप देखोगे तो उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटी खिड़कियां होती है, वही खिड़कियां क्या कहलाती है? झरोके कहलाती है। तो बावड़ियों में छोटे छोटे झरोके भी बना दिए जाते हैं। स्तंभ यानी जिन्हें हम खंबे कहते हैं, वो खंबे भी जगह जगह पर स्थापित कर दिए जाते हैं, जिस वजह से बावड़ी बहुत ज्यादा दिखने में सुंदर लगती है। अब देखो अपने राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में बताती हूँ। उन बावड़ियों में क्या किया जाता है? पानी, जो जल है, जब वर्षा काल होती है तो उस जल को क्या कर दिया जाता है? एकत्रित कर लिया जाता है और फिर बाद में पेयजल के लिए उसको काम में लिया जाता है। तो अपने राजस्थान में शुरू से ही यह परंपरा रही है कि कह सकते हैं कि अपना आधा राजस्थान तो क्या है? हार मरुस्थल से ढका हुआ है।
इस वजह से यहाँ पर बारिश की संभावना कम होती है। सूखे की संभावना की वजह से यहाँ पर बावड़ी या फिर जल संरक्षण के लिए हमें तरह तरह की तकनीकों को अपनाना पड़ा है, और यह आज से नहीं प्राचीन समय से चली आ रही है। इसीलिए बावड़ी भी क्या एक प्राचीन समय का साधन माना जाता है। तो राजस्थान में अनेक राजाओं के द्वारा बहुत सारी बावड़ियों का निर्माण किया गया, जिनमें देखिए राजस्थान में बूंदी शहर की जो बावड़ी है, बूंदी शहर, बूंदी में बहुत ज्यादा बावड़ियां हैं। यानी बूंदी में अगर आप घूमने जाओगे कभी तो वहां पर आपको इतनी ज्यादा बावड़ियां मिलेगी कि इसका नाम ही क्या कर दिया, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। ठीक है, इस बूंदी शहर को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, इसलिए सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से आपको पूछे कि बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बूंदी को। क्योंकि यहाँ पर यहाँ की जो बूंदी शहर में जितनी भी, एक तो यहाँ पर अधिकता है बावड़ियों की, और दूसरी यहाँ पर बूंदी शहर में जितनी भी बावड़ियां हैं वो सब क्या है, बहुत सुंदर आकृति में बनी हुई है। दूसरी जो है आपकी चांद बावड़ी, ये शायद आपके इसमें प्रश्नोत्तर में भी दिया गया है। चांद बावड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कहाँ की है, आभानेरी दौसा, आभानेरी दौसा यहाँ की चांद बावड़ी, इसका नाम है चांद बावड़ी। तो यह कहाँ की प्रसिद्ध है, आभानेरी दौसा की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में भी एक बावड़ी है जो प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ की वी नाता बावड़ी, वी नाता बावड़ी। इस तरह इन बावड़ियों को कलाकृति के माध्यम से सुंदर सजाया जाता था, और इनमें जल को एकत्रित करके जो जब सूखे की संभावना होती थी उस समय पेयजल की आपूर्ति की जाती थी, जिससे अन्य लोग लाभान्वित होते थे। अब आपके जो सेकंड नंबर पर है वो आएगा तालाब। तालाब आप सबने नाम सुना है, इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि तालाब क्या होता है, वर्षा जल में जब वर्षा जब होती है तो उस समय हम वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए जो ढाल वाला स्थान होता है उस स्थान को चुनते हैं, और गांव से बाहर इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जिसमें जो गांव का एकत्रित पानी होता है वो नालों के माध्यम से या गलियों के माध्यम से वहां पर प्रवाहित होकर इकट्ठा हो जाता है। और जब वर्षा की संभावना, भीलवाड़ा में, पाली में हेमावास तालाब याद रखना, और मेजा तालाब कहाँ पर है, भीलवाड़ा में स्थित है। तीसरा नंबर आएगा आपके झीलें। इसमें एक और बता देती हूँ, जैसलमेर में एक बहुत प्रसिद्ध है नाम उसका, जैसलमेर में जो है वो है गड्डीसर और गजरूप सागर। ये दो तालाब दर्शनीय है, देखने लायक है, इतने सुंदर तालाब है ये बने हुए। तो जैसलमेर में ये दो नाम याद रखना आप, गड्डीसर और गजरूप सागर। ये जो दो तालाब है वो जैसलमेर के प्रमुख तालाबों में माने जाते हैं, या राजस्थान के प्रमुख तालाबों में भी इनका स्थान दिया जाता है। अब आती है झीलें। झीलें क्या होती है, राजस्थान में बहते हुए जल को संरक्षित करने के लिए अनेक राजाओं के द्वारा झीलें बनाई गई है। कई झीलें कृत्रिम भी है और कई झीलें प्राकृतिक भी है। तो वर्तमान समय में उन झीलों के द्वारा जो जिस क्षेत्र में वो झीलें स्थापित होती है या जिस क्षेत्र में उस झीलों को स्थापना की जाती है वो क्षेत्र क्या होता है, उससे लाभान्वित होता है, और इसी लाभान्वित की वजह से ये झीलें क्या है, आज भी वर्तमान समय में भी इन झीलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। जैसे अपने चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना है, हमारी 10th क्लास में इनका चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर में, जो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौन सी झील, सुदर्शन झील। ये झील बहुत मशहूर है, सुदर्शन झील, जिसका पुनरुद्धार सम्राट अशोक ने भी करवाया था। उनके भी नाम आता है, रुद्रदामन में भी इनका नाम आता है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी सुदर्शन झील का उन्होंने क्या करवाया था, पुनरुद्धार। क्योंकि ये इतने पुराने समय से मौर्य वंश से बनी आ रही है, तो मौर्य वंश से बनी होने की वजह से इसकी क्या करनी चाहिए,
उसकी देखभाल तो करनी पड़ेगी। इसलिए सरकार के द्वारा सुदर्शन झील का अभी भी क्या किया जा रहा है, पुनरुत्थान किया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य झीलें हैं वो आपके, जैसे आपने उदयपुर में तो सुना ही होगा, बहुत सारी झीलें हैं, कृत्रिम भी है और प्राकृतिक भी है, जैसे पिछोला झील। ये झीलें क्या होती है, मीठे पानी की झीलें बता रही हूँ, पिछोला झील और फतेह सागर झील, ठीक है। इसके अलावा बूंदी के अंदर है नवलखा झील। बूंदी में कौन सी है, नवलखा झील। छापर का नाम सबने सुना आपने, छापर में है ताल छापर, ये यहाँ पे चूरू लिख देते हो, चूरू डिस्ट्रिक्ट में है ताल छापर, वहां पर भी यह झील स्थापित की गई है। इसके अलावा राजसमंद में, यह सबसे मोस्ट झील है, राजसमंद जो जिला है उसमें है आपके, राजसमंद में आपके नोचो की पाल, या नोचो की झील भी बोल सकते हैं, पाल भी बोल सकते हैं, झील लिख देते हैं। देखो ये जो राजसमंद में नोचो की झील है वो राजसमंद जिले में किसने बनाई थी, यह बहुत ज्यादा सुंदर झील है और यह बहुत ज्यादा भव्य भी है, क्योंकि इस झील के चारों तरफ क्या है, महल बने हुए हैं, छोटे छोटे सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, और वहां पर एक पाल भी बनी हुई है जिसे नौ चौकी की पाल भी कहा जाता है। और इसका निर्माण, राजसमंद का निर्माण किसने करवाया था, स्थापना इसकी किसने की थी, राणा राज सिंह ने। तो इस झील का निर्माण भी कौन करवाएगा, उनके नाम पर इस झील का नाम रखा गया है। कौन से राजा की वजह से, राजा या राणा राज सिंह की वजह से राजसमंद झील को नोचो की झील भी कहा जाता है, ठीक है। अब अपने बारी आती है, झीलें हो गई, तालाब हो गया, अब आएगा नाडी। नाडी क्या होता है, नाडी किसका रूप है, अभी आपने तालाब पढ़ा था, तालाब का ही छोटा रूप क्या कहलाता है, नाडी कहलाता है, तालाब का छोटा रूप। कैसे कि जो तालाब होता है वो तो आकार में क्या होता है, बड़ा होता है, गहरा होता है, लेकिन जो नाडी होती है वो क्या होती है, तालाब का छोटा रूप होता है। और यह क्या होता है, पश्चिमी जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में छोटे रूप में बनाया जाता है। कितना, भूमि में खड्डा खोद दिया जाता है 5 से 6 मीटर, 5 से 6 मीटर खड्डा, गहरा खड्डा खोद दिया जाता है। और उसमें वर्षा का जल क्या होता है, जब वर्षा आती है तो उस समय यह जल भर जाता है उसमें। और लेकिन ये क्या है, इसकी जो भूमि है वो क्या रखी जाती है, निचली भूमि, कच्ची मिट्टी से बना होने की वजह से इसमें क्या होता है, पानी जल्दी सूख जाता है, जो पानी इकट्ठा होता है ना वो जल्दी सूख जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में तो वैसे भी पानी की कमी होती है, तो ये नाडी क्या है, कुछ समय के लिए, जैसे बारिश, जैसे जून का महीना है उस समय में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश भी क्या होती है, कम होती है, उस समय ये नाडी जो है वो काम आता है। तो कच्ची मिट्टी का बना होता है, इस वजह से 5-6 मीटर गहरा होने की वजह से इसमें ज़्यादा पानी नहीं आता है। और इसके अलावा यह इस प्रतिवर्ष क्या करना पड़ता है, इसकी मिट्टी को निकालना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे पानी बहेगा पानी के साथ क्या आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी। तो उस मिट्टी, और जैसे मिट्टी आएगी क्या होगा, नाडी निरंतर बढ़ता जाएगा और उसकी गहराई कम होती जाएगी। तो प्रतिवर्ष जो इसकी मिट्टी है वो क्या करनी पड़ती है, इसमें गहरा खड्डा वापस खोदना पड़ता है और मिट्टी निकाली जाती है, तो मिट्टी निकालकर इस नाडी को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, इसका पुनः रूप परिवर्तित किया जाता है। अब जो 5वां है वो आपके है टांका। टांका क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा का सबसे बेस्ट यह है, कैसे कि हमें प्रत्येक घर में ये मिल जाएगा। अब आप कहोगे टांका क्या होता है, हमने अपने घरों में कुंड का नाम सुना है, वही क्या है, असल में टांका होता है। कैसे कि जो छत होती है, छत पर जैसे ही वर्षा का पानी क्या हो एकत्रित होता है, तो छत से वो सीधा क्या हो, नालों के माध्यम से गलियों में या फिर अन्यत्र ऐसे ही क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो इस व्यर्थ पानी को बचाने के लिए लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, अभी तो वर्तमान में यह
राज्य सरकार के द्वारा भी इसमें क्या किया जाता है, योगदान दिया जा रहा है। लेकिन पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, अपनी परंपरागत पद्धति के माध्यम से टाँकों का निर्माण करते थे, जिसमें वो प्रतिवर्ष क्या करते हैं, जैसे ही बारिश होती है तो नालों के माध्यम से एक बाहर जमीन में एक कुंड बना दिया जाता है, जिस कुंड में क्या होता है, वर्षा जल का जो पानी है वो नालों के माध्यम से उसमें चला जाएगा और फिर वह मीठा पानी, जिसे पालर पानी भी कहते हैं, वह पानी बाद में पूरे साल भर हम पेयजल के लिए काम में ले सकते हैं। वही क्या कहलाता है, टांका कहलाता है। जो छठा नंबर है वो है जोहड़। जोहड़ क्या होता है, शेखावाटी क्षेत्र में और हरियाणा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है, चूरू सीकर झुंझुनू वाला, तो जो शेखावाटी क्षेत्र है और हरियाणा का क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों में यह परंपरागत साधन काम में लिया जाता है। और यह क्या है, टांके के समान ही है, लेकिन टांका तो क्या होता है, ऊपर से हम इसको बंद कर देते हैं और इसका मुंह भी क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन इसका मुंह भी क्या होता है, बड़ा होता है और ये खुला भी होता है। लेकिन सेम सिचुएशन है, सेम ही तरीके से इस तरह इसकी प्रक्रिया और इसकी प्रक्रिया सेम है। टांका जोड़ क्या है, टांके का छोटा रूप है, लेकिन इतना सा अंतर है, टांके में क्या होता है, टांके का मुंह छोटा होता है, जबकि इसका मुंह क्या होता है, बड़ा होता है और खुला भी होता है, इसको बंद नहीं किया जाता। और यह भी पेयजल और अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए काम में आता है। और अंतिम जो है वो आपके अभी एक और वाक्य, बेरी या कुई, बेरी या कुई, ये बेरियां भी क्या है, हमारी देखी हुई है, कैसे कि जैसे कोई बड़ा तालाब होता है, उन बड़े तालाबों में बेरियां बना दी जाती है, यानी छोटी छोटी कुइयां बना दी जाती है, जिनमें जिससे क्या होता है, जैसे समझ लो किसी वर्ष बहुत ज्यादा बारिश हुई तो उस वजह से तालाब में पानी ज्यादा भर जाता है। तो जब तालाब में पानी ज्यादा भर जाएगा तो वो तालाब में पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, वो पानी व्यर्थ ही चला जाता है। और जैसे ही बारिश कभी कम हो गई तो क्या होगा, वो पानी जो तालाब में तो क्या खुला होता है, खुला होने की वजह से वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, उड़ जाता है। तो इसीलिए ये बेरी या कुई बनाई जाती है तालाब में। वो कुइयां क्या होती है, उस तालाब में और ज्यादा गहराई में बना दी जाती है, जिससे क्या होता है, जो तालाब की जो समतल भूमि है उस भूमि तक यह इन कुइयों का स्तर बना दिया जाता है, जिससे पहले ये जो सारा पानी है वो कुइयों में पहले एकत्रित हो जाता है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो तालाब की ऊपर वाली सतह पर आ जाता है। जिससे क्या होता है, अगर कभी तालाब सूखा भी रह जाए तो जो बेरिया या छोटे कुई में पानी है वो क्या होता है, मनुष्यों के लिए या फिर इस जो भी गांव है वो गांव से क्या हो सकता है, लाभान्वित हो सकता है। और अंतिम जो है वो आपके खड़ीन। खड़ीन क्या होता है, मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इसको बनाया गया था। ये लाइन मोस्ट है कि खड़ीन का निर्माण किसने किया। मध्यकाल में पालीवाल जो ब्राह्मण है, पालीवाल जाति के जो ब्राह्मण है, उनके द्वारा खड़ीन का पारंपरिक जो जल संरक्षण के लिए पारंपरिक साधन है वो अपनाया गया। और यह वर्तमान में पूरे राजस्थान में क्या है, प्रसिद्ध है। जो खड़ीन है वो वर्तमान में पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। और कहाँ पर होता पाया जाता है, ज्यादातर जहाँ पर सबसे ज्यादा शुष्क प्रदेश है, जो सबसे ज्यादा शुष्क प्रदेश है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, तो कहाँ पर होती है, जैसलमेर में। जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण और जल प्रबंधन की यह सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। और इसके द्वारा पहाड़ी भागों में जो वर्षा काल में बहता हुआ पानी होता है, उस पानी को इस क्षेत्र में, इस खड़ीन में क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। अब ये खड़ीन कैसे बनाई जाती है, जैसे समझ लो पहले ये क्या है, यहाँ से बनाती हूँ, ये क्या है, पर्वत है, ठीक है। यहाँ से वर्षा का पानी आ रहा है, यहाँ पर क्या बना दिया जाता है, खड़ी, यानी यहाँ पर वो पानी आकर इकट्ठा हो जाता है। जब ये पूरा भर जाता है तो इसमें यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। और वो छेद क्या करेंगे, यहाँ पर एक और खड़ीन बना दी जाती है पास में। और यह क्या करेंगे, यहाँ पर जब पानी इकट्ठा हो गया तो क्या होगा, इन छेदों के माध्यम से दूसरे खड़ीन में वो जो बचा हुआ पानी है, एक्स्ट्रा पानी, वो उसमें चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, यह सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण, जैसलमेर जिले में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इससे क्या होता है कि पर्वतीय प्रदेशों से जो पानी आता है वो इस खड़ीन में इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होने के बाद दूसरी खड़ीन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।
ठीक है, आपके हो गया पाठ कंप्लीट। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है कि जल संरक्षण के लिए या जल स्वावलंबन के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है। तो जल स्वावलंबन, जल स्वावलंबन, जल स्वावलंबन क्या, भारत सरकार ने बहुत सारे जल स्वावलंबन के लिए अभियान चलाए हैं, जिनमें जल क्रांति अभियान, जल क्रांति अभियान, और ये तो चलाया किसने, भारत सरकार ने। और हमारे राजस्थान में, राजस्थान सरकार ने क्या चलाया है, राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें जो सरकार के द्वारा तो क्या किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है, साथ में जो अन्य जो सेठ साहूकार होते हैं उनसे भी क्या किया जा रहा है, सहायता ली जा रही है। और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के द्वारा लोगों को जागृति दी जा रही है कि आप पानी को किस प्रकार से बचा सकते हो। पानी का महत्व समझाया जा रहा है कि पानी के बिना हमारा जीवन क्या है, अधूरा है। वर्तमान में पानी की कितनी ज्यादा क्या हो रही है, समस्या हो रही है। उस समस्या से बचने के लिए हम वर्षा जल को संग्रहित किस प्रकार कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में किसके बारे में, वर्षा जल संग्रहण के बारे में बताया जा रहा है। इस तरह से हमारा ये जो पाठ है जल संसाधन अध्याय ये समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और जो मेन मैंने लाइंस लिखी है, उन लाइंस को, उन बिंदुओं को आप नोट करें, उनको याद करें, क्योंकि यह जो पाठ है इसमें से छोटे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। और जितने आप ज़्यादा पॉइंट्स छोटे छोटे याद करोगे उतने ही ज़्यादा आपके ये छोटे क्वेश्चन कवर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तब तक के लिए नमस्कार।